क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो असल में इस ब्रह्मांड के किसी दूर कोने से आए हुए एडवांस्ड एलियन बीइंग्स हैं जिन्होंने हम इंसानों को बनाया है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये सिर्फ कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सीरियस साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया है। और ये आइडिया इतना पावरफुल है कि हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर रिडले स्कॉट ने इसी कॉन्सेप्ट पर एक पूरी फिल्म बना डाली जिसका नाम था प्रोमीथियस। और उस फिल्म ने पूरी दुनिया का दिमाग हिला कर रख दिया था, क्योंकि उसमें जो दिखाया गया था वो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं था, बल्कि उसके पीछे रियल साइंटिफिक थ्योरीज और हजारों सालों पुरानी सभ्यताओं के ऐसे सबूत छुपे हुए थे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। तो आज हम इसी सवाल को गहराई से समझेंगे कि क्या भगवान एलियन है, क्या हमें किसी ने बनाया है, और क्या इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई और जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर जो आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रोमीथियस फिल्म की, क्योंकि इस फिल्म ने जो कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा वो इतना दिमाग हिलाने वाला था कि लोग सिनेमा हॉल से बाहर आकर सीरियसली सोचने लगे कि क्या ये सच हो सकता है। तो फिल्म की कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि साल 2089 में दो आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुराने ज़माने की चीज़ों की खोज करने वाले साइंटिस्ट्स एलिजाबेथ शॉ और चार्ली हॉलोवे को दुनिया के अलग अलग कोनों में बनी हज़ारों सालों पुरानी गुफाओं में कुछ ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं जो उन्हें हैरान कर देती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेंटिंग्स अलग अलग सभ्यताओं की हैं जो एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर थीं, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, बट फिर भी सब में एक ही चीज़ कॉमन थी, और वो ये कि हर पेंटिंग में एक लंबे कद का इंसान जैसा दिखने वाला जीव अपनी उंगली से आसमान में कुछ सितारों की एक खास पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा था, मानो वो कह रहा हो कि मैं वहाँ से आया हूँ, या फिर ये कह रहा हो कि तुम्हारा जवाब वहाँ पर है। और इन दोनों साइंटिस्ट ने जब उन सितारों के पैटर्न को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि ये सितारे असल में एक रियल स्टार सिस्टम की तरफ पॉइंट कर रहे हैं जो हमसे बहुत दूर स्पेस में मौजूद है। और तब इन दोनों ने एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया कि ये पेंटिंग्स कोई कला नहीं है, ये तो एक इन्विटेशन है, एक नक्शा है जो हमें बता रहा है कि हमें बनाने वाले कहाँ रहते हैं। अब फिल्म में इन बनाने वालों को इंजीनियर्स कहा गया है, और इन इंजीनियर्स को फिल्म में दिखाया गया है एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन रेस के रूप में, जो दिखने में इंसानों जैसे ही हैं बट साइज में बहुत बड़े हैं। स्किन का रंग हल्का सफ़ेद है और टेक्नोलॉजी में हमसे लाखों सालों आगे हैं। फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन है जो पूरी फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है। उसमें दिखाया जाता है कि लाखों सालों पहले एक इंजीनियर एक बंजर प्लैनेट पर आता है जो शायद हमारी पृथ्वी है, और वो एक काला सा लिक्विड पीता है, जिसके बाद उसका पूरा शरीर टूटने लगता है, गलने लगता है, और उसका डीएनए पानी में घुल जाता है, और फिर उसी डीएनए से धीरे धीरे लाइफ का जन्म होता है इस प्लैनेट पर। मतलब फिल्म ये कह रही है कि हम इंसान असल में इन एलियन इंजीनियर्स की ही संतान हैं। उन्होंने अपना डीएनए सैक्रिफाइस करके हमें बनाया है। और ये कॉन्सेप्ट जितना फिल्मी लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक थ्योरी है जिसका नाम है डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया। अब पैनस्पर्मिया को सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पे लाइफ कैसे शुरू हुई, ये सवाल साइंस का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। अब तक का सबसे पॉपुलर एक्सप्लेनेशन ये है कि पृथ्वी पर लाइफ यहीं पर अपने आप शुरू हुई। नॉन लिविंग केमिकल्स से लिविंग सेल्स बने, जिसे हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। बट एक दूसरा आइडिया भी है जो कहता है कि शायद लाइफ पृथ्वी पर अपने आप शुरू ही नहीं हुई, बल्कि ये बाहर से आई है। स्पेस से किसी एस्ट्रॉइड या कॉमेट के जरिए माइक्रोस्कोपिक लाइफ के बीच पृथ्वी पर पहुंचे, और फिर यहाँ की कंडीशंस में वो ग्रो हुए और इवॉल्व होते चले गए। इस आइडिया का नाम है पैनस्पर्मिया, और ये कोई नई बात नहीं है। ये आइडिया सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस ने आज से लगभग 2500 साल पहले दिया था, बट मॉडर्न साइंस में इसे सीरियसली लिया गया 1900s में, जब स्वीडिश नोबेल प्राइज विनर स्वांते अर्हेनियस ने इस आइडिया को साइंटिफिक तरीके से प्रेजेंट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस आइडिया को सपोर्ट करने वाले सबूत भी मिले हैं, जैसे कि 1984 में अंटार्कटिका में एक मीटियोराइट मिला जिसका नाम रखा गया ALH 84001, और जब नासा के साइंटिस्ट ने इसे एनालाइज किया तो उन्हें उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे जो माइक्रोस्कोपिक लाइफ जैसे बैक्टीरिया जैसे लग रहे थे। और ये मीटियोराइट आया था मार्स से। हाँ, आपने सही सुना, मंगल ग्रह से। एक पत्थर जो करोड़ों साल पहले मार्स से टूटकर स्पेस में आया और फिर पृथ्वी पर गिरा, उसमें लाइफ के संकेत मिले। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि वो सच में लाइफ थी या नहीं, बट इसने पैनस्पर्मिया के आइडिया को बहुत स्ट्रांग बना दिया।
अब यहाँ पर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि पैंसपर्मिया का एक और वर्जन है जो और भी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है और उसका नाम है डायरेक्टेड पैंसपर्मिया। ये आइडिया किसी रैंडम इंसान ने नहीं दिया, बल्कि ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे जिन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने डीएनए की खोज की, यानी कि लाइफ के सबसे बेसिक कोड को समझा, वो इंसान ये कह रहा है कि शायद किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने जानबूझकर इरादतन लाइफ के बीच पृथ्वी पर भेजे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम आज मार्स पर रोवर्स भेज रहे हैं। शायद कोई और सिविलाइजेशन ने करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर लाइफ के बीज भेजे होंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें किसी ने डिज़ाइन किया है, हम किसी के प्रोजेक्ट हैं, किसी के एक्सपेरिमेंट हैं। और ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो प्रोमीथियस फिल्म में दिखाया गया है कि इंजीनियर्स ने हमें बनाया है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो आपका दिमाग हिला देगा, और वो ये है कि प्रोमीथियस फिल्म का नाम ही क्यों प्रोमीथियस रखा गया। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोमीथियस एक ग्रीक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है जो एक टाइटन था, यानी कि गॉड से भी पहले का एक पावरफुल बीइंग। और ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार प्रोमीथियस ने इंसानों को बनाया था मिट्टी से, और फिर उसने देवताओं से आग चुराकर इंसानों को दी ताकि इंसान ज्ञान और टेक्नोलॉजी सीख सके। अब ज़रा इस कहानी को दोबारा पढ़िए। एक पावरफुल बीइंग ने इंसानों को बनाया और उन्हें ज्ञान दिया। ये तो वही कहानी है ना जो हमारे हिंदू धर्म में भी है कि ब्रह्मा जी ने इंसानों को बनाया और उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। ये वही कहानी है जो बाइबल में है कि गॉड ने एडम को मिट्टी से बनाया और उसमें जान फूकी। ये वही कहानी है जो कुरान में है कि अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से बनाया। और ज़रा गौर करिए, दुनिया के लगभग हर धर्म और हर पुरानी सभ्यता में एक ही कॉमन कहानी है कि किसी पावरफुल बीइंग ने इंसानों को बनाया, उन्हें ज्ञान दिया और फिर वो ऊपर चला गया आसमान में। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर इनमें कोई सच्चाई छुपी हुई है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बट इंटरेस्टिंग थ्योरी की, जिसका नाम है एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हजारों सालों पहले एडवांस्ड एलियन बीइंग्स पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने हम इंसानों के विकास में मदद की, और हमारे पूर्वजों ने इन एलियंस को अपनी सीमित समझ से भगवान माना। क्योंकि सोचिए, अगर आज से 5000 साल पहले कोई एडवांस्ड एलियन अपने स्पेसशिप में पृथ्वी पर उतरे होते तो उस जमाने के इंसान उन्हें क्या समझते। जिनके पास कोई साइंस नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, वो देखते कि आसमान से एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट आया, उसमें से लंबे कद के चमकते हुए जीव निकले जिनके पास अजीब सी शक्तियां थी, जो आग बना सकते थे, जो बीमारियां ठीक कर सकते थे, जो आसमान में उड़ सकते थे। तो ऑब्वियसली उस जमाने के लोग उन्हें भगवान ही मानते ना। और यही इस थ्योरी का कोर आइडिया है कि जिन्हें हमारे पूर्वजों ने भगवान माना वो असल में एडवांस्ड एलियन विजिटर्स थे। अब इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, दुनिया भर की पुरानी सभ्यताओं में फ्लाइंग मशीनों का जिक्र मिलता है। हमारे खुद के भारतीय ग्रंथों में विमानों का जिक्र है। रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है जो आसमान में उड़ता था। महाभारत में भी ऐसे हथियारों का जिक्र है जो न्यूक्लियर वेपन्स जैसे साउंड करते हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में जो लिखा गया है उसमें बताया गया है कि जब ये अस्त्र चलाया जाता था तो एक बहुत बड़ी रोशनी होती थी, हजारों सूर्यों जैसी चमक होती थी, और फिर एक विशाल बादल उठता था जो मशरूम के शेप का था। अब ये डिस्क्रिप्शन सुनकर आपको किसी और चीज की याद आती है? ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन का होता है। मशरूम क्लाउड, हजारों सूर्यों जैसी रोशनी। अब क्या ये सिर्फ कवियों की कल्पना थी या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा देखा था जो उस जमाने की समझ से बाहर था? और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इजिप्ट की पिरामिड्स को ही ले लीजिए। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जो लगभग 4500 साल पहले बना था, उसकी इंजीनियरिंग इतनी परफेक्ट है कि आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स हैरान हैं कि ये कैसे बना होगा। उसमें लगे पत्थरों का वजन 2 से 80 टन तक है, और ये पत्थर इतनी सटीकता से कटे हुए हैं कि उनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुसा सकते। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ग्रेट पिरामिड एग्जैक्टली पृथ्वी के सेंटर ऑफ लैंड मास पर बना हुआ है। मतलब अगर आप पृथ्वी की सारी जमीन को देखें तो ग्रेट पिरामिड ठीक उसके बीच में है। अब 4500 साल पहले के लोग जिनके पास ना सैटेलाइट था, ना जीपीएस था, ना कोई मॉडर्न टूल्स थे, वो इतनी एक्यूरेसी से ये कैसे कर सकते थे? ये सवाल आज भी अनसॉल्व्ड है। और यही सवाल एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट उठाते हैं कि शायद इंसानों को किसी एडवांस्ड बीइंग ने मदद की होगी। इसी तरह पेरू में नास्का लाइंस हैं जो रेगिस्तान में बनी हुई विशाल ड्राइंग्स हैं जो इतनी बड़ी हैं कि ज़मीन से खड़े होकर देखने पर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ ऊपर से आसमान से देखने पर ही दिखती हैं। अब अगर ये ड्राइंग सिर्फ ज़मीन पर चलने वाले इंसानों के लिए बनाई गई थी तो उन्हें ऐसा क्यों बनाया गया कि सिर्फ ऊपर से ही दिखें? क्या ये किसी के लिए बनाई गई थी जो ऊपर से देख रहा था, कोई जो आसमान से आया था?
और इन नास्का लाइंस में एक ड्राइंग तो ऐसी है जो बिल्कुल एक एस्ट्रोनॉट जैसी दिखती है, हेलमेट पहने हुए एक फिगर, जो हजारों साल पहले बनाई गई थी जब इंसानों को ये पता भी नहीं था कि स्पेस क्या होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सबूत हैं कि एलियंस आए थे, बट ये सब मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर बनाते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करता है। और यही वो पैटर्न है जिसे प्रोमेथियस फिल्म में भी दिखाया गया है कि दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं में एक ही कहानी बार बार रिपीट हो रही है कि कोई ऊपर से आया, उसने हमें बनाया, उसने हमें ज्ञान दिया और फिर वो चला गया। अब चलिए इस बात को थोड़ा साइंटिफिक एंगल से भी समझते हैं कि क्या ब्रह्मांड में एलियन लाइफ का होना साइंटिफिकली पॉसिबल भी है या ये सब बस कल्पना है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और ये बात सुनकर आपका दिमाग सच में घूम जाएगा। हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है, यानी कि 1380 करोड़ साल पुराना। अब सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अकेले में लगभग 100 से 400 बिलियन सितारे हैं, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे जैसी कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब अगर आप सिंपल सा गुणा करें तो टोटल सितारों की संख्या आती है लगभग 10 की पावर 24, यानी कि 1 के आगे 24 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंसानी दिमाग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसे ऐसे समझिए कि ब्रह्मांड में जितने सितारे हैं वो पृथ्वी के सारे समुद्रों में मौजूद रेत के कणों से भी ज्यादा हैं। हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वी की सारी रेत मिलाकर भी ब्रह्मांड के सितारों से कम पड़ जाएगी। अब इन अरबों खरबों सितारों में से हर सितारे के अराउंड प्लैनेट्स भी हैं। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने बताया है कि एवरेज हर सितारे के पास कम से कम एक प्लैनेट तो है ही, और इनमें से हर 5 में से एक प्लैनेट अपने सितारे से ऐसी परफेक्ट दूरी पर है जहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। अब गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, बिल्कुल सही तापमान जहां पर लाइफ पनप सकती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, सूरज से न ज्यादा दूर न ज्यादा पास, बिल्कुल सही जगह पर। अब कैलकुलेशन करें तो सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 6 बिलियन पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स हो सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाता है कि गिनना ही मुश्किल है। और अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन एलिमेंट से हम बने हैं, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये सब ब्रह्मांड में सबसे कॉमन एलिमेंट्स में से हैं। मतलब हम कोई स्पेशल मटेरियल से नहीं बने हैं, हम उसी चीज से बने हैं जो ब्रह्मांड में हर जगह भरी पड़ी है। तो अगर लाइफ बनाने का रॉ मटेरियल हर जगह है, पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स अरबों की तादाद में हैं, और ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ हम ही अकेले हैं पूरे ब्रह्मांड में? ये बात लॉजिकली समझ में ही नहीं आती। और यहीं पर आता है सबसे फेमस सवाल जो पूछा था नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने साल 1950 में, जब वो अपने साथी साइंटिस्ट के साथ लंच कर रहे थे और ब्रह्मांड में लाइफ की बात चल रही थी। तो फर्मी ने एक बहुत ही सिंपल बट पावरफुल सवाल पूछा, जो था कि अगर ब्रह्मांड में एलियन लाइफ होनी चाहिए और लॉजिकली होनी ही चाहिए, तो फिर वो सब कहाँ है? हमें कोई दिखता क्यों नहीं? इस सवाल को फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, और ये सवाल इतना पावरफुल है कि पिछले 70 सालों से दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट इसका जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं। अब इस फर्मी पैराडॉक्स का प्रोमीथियस और भगवान एलियन है वाले कॉन्सेप्ट से क्या कनेक्शन है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्मी पैराडॉक्स का एक पॉसिबल जवाब ये है कि शायद एलियंस हैं, बट वो हमसे छुप रहे हैं जानबूझकर, और ये वही जू हाइपोथेसिस है जिसे 1973 में हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन बॉल ने प्रपोज किया था। जू हाइपोथेसिस को सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे एक चिड़ियाघर होता है जहां जानवर रहते हैं और बाहर से लोग उन्हें देखते हैं, बट जानवरों को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो एक जू में है। उन्हें लगता है कि यही उनकी दुनिया है। बस ऐसे ही शायद हम भी एक कॉस्मिक जू में हैं, जहां एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस हम पर नजर रखे हुए हैं, हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे एवोल्यूशन को देख रहे हैं, बट वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर रहे जानबूझकर, क्योंकि शायद उनके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से सोचें तो एग्जैक्टली वही है जो हमारे धर्मों में बताया गया है कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमारे हर काम पर नजर रख रहे हैं, बट वो डायरेक्टली हमारे सामने नहीं आते। वो हमें खुद अपनी गलतियों से सीखने देते हैं, खुद अपनी मर्जी से चॉइसेस लेने देते हैं। ये अगर आप हिंदू धर्म देखें तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में हूँ और सब कुछ मुझ में है, बट मैं सब में दिखता नहीं हूँ। बाइबल में भी गॉड कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे हर काम को जानता हूँ, और कुरान में भी अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी शहर रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। अब ये सब मिलाकर एक बहुत ही डरावनी और फैसिनेटिंग पिक्चर बनती है कि क्या सच में कोई हमें देख रहा है ऊपर से। अब प्रोमीथियस फिल्म में इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाया गया है।
फिल्म में जब इंसान फाइनली इंजीनियर्स के प्लैनेट पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है कि इंजीनियर्स जिन्होंने हमें बनाया था वो अब हमसे खुश नहीं हैं, बल्कि वो हमें खत्म करना चाहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप इसे रिलीजियस टेक्स्ट से कंपेयर करें तो बाइबल में भी गॉड ने एक बार इंसानों से नाराज होकर पूरी दुनिया में बाढ़ भेज दी थी, जिसे ग्रेट फ्लड कहते हैं, और सिर्फ नोहा और उनके परिवार को बचाया था। हिंदू धर्म में भी प्रलय का कॉन्सेप्ट है, जहां भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु को बचाया था जब पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की लगभग हर पुरानी सभ्यता में एक ग्रेट फ्लड की कहानी मिलती है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, ग्रीस हो, चीन हो, इंडिया हो या फिर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स हो। सब में एक ही कहानी है कि एक बड़ी बाढ़ आई जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों को बचाया गया। अब इतनी सारी अलग अलग सभ्यताएं जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थीं, जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं था, वो सब एक ही कहानी कैसे बता रही हैं? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सच में कुछ हुआ था? अब यहाँ पर एक और एंगल है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि अगर सच में कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन है जिसने हमें बनाया है, तो वो कितनी एडवांस्ड होगी। इसे समझने के लिए हम यूज करेंगे कार्दाशेव स्केल, जो एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव ने 1964 में बनाया था। ये स्केल किसी भी सिविलाइजेशन को उसकी एनर्जी यूज करने की कैपेसिटी के हिसाब से रैंक करता है। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी को यूज कर सकती है, मतलब अपने ग्रह पर मौजूद हर तरह की एनर्जी, सोलर, विंड, जियोथर्मल, सब कुछ यूज कर सकती हो। और हम इंसान अभी तक टाइप 1 भी नहीं बन पाए हैं। हम अभी लगभग 0.7 पर हैं कार्दाशेव स्केल पर। अब टाइप 2 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपने पूरे सितारे की एनर्जी को कैप्चर कर सकती है, मतलब पूरे सूरज की एनर्जी को यूज कर सकती हो, जैसे एक डायसन स्फीयर बनाकर, जो सूरज के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर होगा जो उसकी सारी एनर्जी कलेक्ट करेगा। और टाइप 3 सिविलाइजेशन वो होती है जो अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, मतलब सैकड़ों अरबों सितारों की एनर्जी को यूज कर सकती हो। अब जरा सोचिए, अगर कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन है तो वो हमारे लिए कैसी होगी? हम उनके सामने कुछ भी नहीं होंगे। जैसे एक चींटी हमें नहीं समझ सकती, वैसे ही हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए शायद हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी पावर हमारी समझ से इतनी ज़्यादा आगे है कि हमें वो मैजिक लगती है, सुपर नेचुरल लगती है। और यहाँ पे आर्थर सी क्लार्क, जो कि एक बहुत फेमस साइंस फिक्शन राइटर थे, उनका एक बहुत फेमस कोट याद आता है कि एनी सफिशिएंटली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक, मतलब कोई भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जादू जैसी ही लगेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप 500 साल पहले के किसी इंसान को आज का स्मार्टफोन दिखाते तो वो उसे जादू ही मानता। एक छोटी सी चीज़ जिसमें पूरी दुनिया का ज्ञान है, जिससे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हो, जिसमें इंसान की तस्वीर कैद हो जाती है, वो इसे भगवान की चीज़ ही मानता ना। तो फिर सोचिए, अगर कोई लाखों सालों एडवांस सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी हो तो वो हमें क्या लगेगी? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेट करता है, और वो है हमारे डीएनए का मिस्ट्री। देखिए, हमारे डीएनए में लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं जो हमारे पूरे जेनेटिक कोड को बनाते हैं। बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि हमारे डीएनए का लगभग 98% हिस्सा ऐसा है जिसका काम हमें अभी तक पता नहीं है। साइंटिस्ट इसे जंक डीएनए कहते थे, क्योंकि लगता था कि ये कुछ नहीं करता। बट अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये जंक डीएनए असल में जंक नहीं है, इसका कुछ ना कुछ फंक्शन है जो हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। अब कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही बोल्ड क्लेम किया है कि क्या हो अगर ये 98% डीएनए है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, ये असल में किसी एडवांस सिविलाइजेशन का कोड हो जो उन्होंने हमारे अंदर प्लांट किया हो। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में हिडन कोड होता है, वैसे ही हमारे डीएनए में भी कोई हिडन मैसेज या प्रोग्राम हो सकता है जो शायद तब एक्टिवेट होगा जब हम एक सर्टेन लेवल की इंटेलिजेंस तक पहुंच जाएंगे। और 2013 में कजाकिस्तान के 2 साइंटिस्ट व्लादिमीर शचेरबक और मैक्सिम मकुकोव ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि हमारे जेनेटिक कोड में एक मैथमेटिकल पैटर्न है जो नेचुरल एवोल्यूशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये पैटर्न ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर डिज़ाइन किया हो, और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि हम एक डिज़ाइंड स्पीशीज़ हैं, किसी ने हमें प्रोग्राम किया है। और ये एग्जैक्टली वही बात है जो प्रोमीथियस फिल्म कहती है कि इंजीनियर्स ने हमें अपने डीएनए से बनाया है।
अब यहाँ पर एक बात और समझनी जरूरी है कि प्रोमीथियस फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे रियल साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल सवाल उठाती है। जैसे कि अगर हमें किसी ने बनाया है तो उन्हें किसने बनाया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया या एलियंस ने सब कुछ बनाया, तो अगला सवाल ये बनता है कि भगवान को किसने बनाया, या उन एलियंस को किसने बनाया, और फिर उनको किसने बनाया। और ये सवाल कभी खत्म नहीं होता। ये एक इन्फिनिट लूप है, जिसे फिलॉसफी में इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं। और प्रोमीथियस फिल्म में भी यही सवाल उठाया गया है कि इंजीनियर्स ने हमें बनाया, बट इंजीनियर्स को किसने बनाया। अब चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं कि क्या ब्रह्मांड में सच में लाइफ के कोई सबूत मिले हैं अब तक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने सोलर सिस्टम की, जहां पर कई ऐसी जगहें हैं जहां लाइफ होने के चांसेस हैं। सबसे पहले मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जहां पर हमें पानी के सबूत मिल चुके हैं। मार्स पर एक जमाने में नदियां बहती थी, समुंदर थे और एटमॉस्फेयर भी था। अब सवाल ये है कि क्या उस दौर में मार्स पर लाइफ भी थी। नासा का परसीवरेंस रोवर इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अभी मार्स पर काम कर रहा है, और उसने कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी डिटेक्ट किए हैं जो लाइफ के संकेत हो सकते हैं, बट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फिर है जुपिटर का चांद यूरोपा, जो बाहर से तो बर्फ से ढका हुआ है, बट उसकी 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे एक विशाल समुंदर है, जिसमें पृथ्वी के सारे समुद्रों से भी ज्यादा पानी है। और जहां पानी है वहां लाइफ होने के चांसेस हैं। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन इसी की जांच करने के लिए लॉन्च हो चुका है। फिर है सैटर्न का चांद एनसेलेडस, जिसकी बर्फीली सतह से पानी के गीजर्स निकलते हुए देखे गए हैं, और उन गीजर्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है सैटर्न का एक और चांद टाइटन, जहां पर मीथेन की बारिश होती है। मीथेन की नदियां और झीलें हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा जहां लिक्विड सतह पर मौजूद है, बट ये पानी नहीं है, ये मीथेन है। तो शायद वहां पर अगर लाइफ है तो वो हमसे बिल्कुल अलग किस्म की होगी। और अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के बाहर की। तो 2017 में नासा ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी अनाउंस की थी। ट्रैपिस्ट-1 स्टार सिस्टम, जो हमसे लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है, वहां पर 7 पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स मिले हैं, जिनमें से 3 गोल्डीलॉक्स जोन में हैं, जहां पर लिक्विड वाटर हो सकता है। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि इंसानी इतिहास का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है, वो इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर रहा है कि कहीं वहां पर बायो सिग्नेचर्स तो नहीं है। बायो सिग्नेचर्स का मतलब होता है ऐसी गैसेस जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बना सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मीथेन, ओजोन। अगर किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस सही कॉम्बिनेशन में मिलती हैं, तो ये लाइफ का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। और 2023 में जेम्स वेब ने एक एक्सोप्लैनेट K218b के एटमॉस्फेयर में डाइमिथाइल सल्फाइड डिटेक्ट किया, जो पृथ्वी पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा ही बनता है। अब ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है और इसे वेरीफाई करने में और समय लगेगा, बट अगर ये कंफर्म हो गया तो ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। अब एक लास्ट बात जो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है, और वो ये है कि चाहे भगवान हो या एलियन हो या कोई भी हो जिसने हमें बनाया है, बट एक बात तो तय है कि हम इंसान एक बहुत ही रिमार्केबल स्पीशीज हैं। हम इस ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जिसने खुद को समझना शुरू किया है। हम सितारों से बने हैं, लिटरली। हमारे शरीर का हर एटम किसी न किसी मरते हुए सितारे के अंदर बना था, और आज वही एटम्स इकट्ठे होकर आप बन गए हैं, और आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे किसने बनाया। ये अपने आप में एक मिरेकल है। कार्ल सेगन ने कहा था कि वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ, यानी कि हम ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को जान रहा है। और ये बात चाहे आप साइंस के एंगल से देखो या फिर स्पिरिचुअलिटी के एंगल से, दोनों तरफ से ये इक्वली ब्यूटीफुल और इक्वली माइंड ब्लोइंग है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि प्रोमीथियस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे एडवांस्ड एलियन बीइंग्स ने हमें बनाया हो सकता है। हमने समझा कि पैंस्पर्मिया और डायरेक्टेड पैंस्पर्मिया क्या है। हमने देखा कि दुनिया भर की पुरानी सभ्यताओं में कैसे एक ही जैसी कहानियां मिलती हैं। हमने समझा कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि एलियन लाइफ का होना लगभग गारंटीड है। और हमने ये भी समझा कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे लाखों करोड़ों सालों एडवांस्ड है, तो वो हमें भगवान जैसे ही लगेंगे। अब सच क्या है ये तो टाइम ही बताएगा, बट एक बात तय है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे टेलीस्कोप हर दिन और पावरफुल हो रहे हैं, हमारे मिशन हर दिन और दूर जा रहे हैं, और शायद हमारी जनरेशन में ही हमें इस सवाल का जवाब मिल जाए कि क्या हम अकेले हैं या नहीं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान एलियन है या फिर ये सब सिर्फ कल्पना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।